दिस इज़ प्रिया और मैं अपने चैनल पे ये फोर्थ लेक्चर ला रही हूँ जिसमें आपको बायोलॉजी का पीवाईक्यूज़ डिस्कस हो रहा है। तो आप जो लोग भी बीएससी एग्रीकल्चर प्लस पैरामेडिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये पीवाईक्यू सेशन ज़रूर से ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अभी बायोलॉजी देन केमिस्ट्री का मैं कंटेंट लेके आऊँगी जिसमें पीवाईक्यूज़ डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये 2022 का पेपर है। एज़ वी नो कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मुझे सारे पेपर्स कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है, तो जैसे जैसे मुझे पेपर्स मिल रहे हैं उस बेसिस पे मैंने डिस्कशन करवाया है। तो 2017, 18 एंड 19 ये 3 ईयर्स का मैंने डिस्कस ऑलरेडी करवाया। अब 2022 का है ये पेपर। नेक्स्ट हम आगे जो पेपर मिलेगा फिर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, द इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस दैट कॉल्ड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड। तो ग्लैंस पेनिस का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो जो इनलार्ज्ड एंड होता है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा दैट इज़ कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस किससे कवर्ड रहता है? तो फोर स्किन से कवर्ड रहता है। तो इसमें ऑप्शन है आपका लूज स्किन, हार्ड स्किन, फोर स्किन। तो आंसर चला जाएगा सी, दैट इज़ द फोर स्किन। और आंसर आपका दिया हुआ भी है पीडीएफ में, तो आप साथ ही साथ मिला भी सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूट्रस को हम क्या और दूसरे नाम से बोलते हैं? तो सर्विक्स नहीं होगा, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है। वॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, यूरेटर भी नहीं होगा, वजाइना भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 103 में कि एक्रोसोम फिल्ड विथ विच कंटेंट दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। मतलब ओवम के फर्टिलाइजेशन में कौन सा कंटेंट हेल्प करता है? तो एक्रोसोम में क्या ऐसा फील्ड रहता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? तो उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम्स की वजह से तुम्हारा फर्टिलाइजेशन ओवम का हो पाता है। अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म का हेड जो है उस पर एक्रोसोम्स का कवरिंग रहता है। एंड देन तुम्हारा नेक प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा बॉडी में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, नेक में तुम्हारा सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। तो यही आपको देख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच कंस्टिट्यूएंट द सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सीमेन का कंस्टिट्यूएंट याद रख लेना, सीमेन में सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म, ये सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो कि यूरिन दिया हुआ है, यूरिन प्रेजेंट नहीं होता है सीमेन में। और ओवम भी प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि ओवम तो फीमेल में बनेगा और ओवम के साथ स्पर्म भी नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका तुम्हारा द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिनस एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो मेनार्क स्टेज कहते हैं। तो मेनार्क इज द आंसर चला जाएगा, ठीक। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 या 18 का पेपर आप देखोगे, इससे लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट था और सेम लाइन था और सेम ऑप्शंस भी थे। तो ये ऑप्शंस के साथ आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच पार्ट इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाइज इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो कौन सा पार्ट है जो नर्व से बना हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू थिंक अबाउट? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें ऑप्शंस आपका है स्कल है, ठीक है, ब्रेन स्टेम है, न्यूरॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर डी दिया हुआ, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ही जो है वो नर्व्स का बना होता है और वो इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करने के लिए सिग्नल भेजता है। उसके बाद है विच रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ। तो कौन सा जो है वो रेगुलेट करेगा? तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म। तो ये किसका? ये थायरॉयड ग्लैंड का रोल है और ये थायरॉक्सिन मोस्टली थायरॉक्सिन ही करता है। तो इसका आंसर बी जाएगा, दैट इज़ द थायरॉक्सिन। एड्रेनलिन और तुम्हारा लैक्टेज और ट्रिप्सिन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन कौन प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स कौन सा है? तो इसमें तुम देख सकते हो कि डीएनए से जब हमने मतलब लास्ट जो पीवाईक्यू था उसमें भी तुम्हारा ऐसे इंटरेक्टली ही पूछा था कि प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं और यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सोर्स है जिससे प्रोटीन बनेगा। तो पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से देन प्रोटीन बनेगा। एटीपी से कोई रोल नहीं है, एटीपी से भी नहीं है, एनएडीपी से भी नहीं है, तो डीएनए ही करेक्ट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है विच इज़ द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव। कौन सा सेंटर में प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है? तो पेटल आप देखो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, पिस्टिल है, सेपल्स और स्टेमन भी नहीं हो जाएगा, तो पिस्टिल ही फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, तो पिस्टिल आंसर चला जाएगा। सेपल्स, पेटल्स ये तो एसेसरी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर हाउ मच एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के होते हैं, ठीक है, वो कितने एनर्जी कैप्चर करते हैं? तो 1% होता है। अब इसमें आंसर आपका चला जाएगा 1% ही है। तो ऑप्शंस आप देख लो, 50, 10%, 0. सिंस द वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेंटल कैरीज रिमूव द प्लैग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन डेंटल कैरीज रिमूव्स द प्लैग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। मतलब किस कंडीशन में तुम्हारा जो है हमारा जो प्लैग होता है, ठीक है, डेंटल कैरीज में, वो रिमूव्ड हो जाएगा बिफोर बैक्टीरिया, जब मतलब बैक्टीरिया को एसिड प्रोड्यूस करने से पहले। तो इसमें बस आंसर थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज बेस्ड है। तो आंसर बी दिया, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग। अगर हम खाने के बाद टीथ को ब्रश कर लेते हैं तो उसमें चांसेस कम है प्लैग होने का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंड टू विच पार्ट वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल्स। तो वही जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, फूड जो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, उसको किस पार्ट में भेजते हैं जिससे वॉल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल्स। तो इसमें जो आंसर आपका गिवन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे तो आप ऐसा देख सकते हो कि एनसीईआरटी को अगर अच्छे से कोई पढ़ रहा है तो उसे पता है कि जो मेनली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कहा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे फूड अनएब्जॉर्ब्ड है, मतलब अभी तक फूड एब्जॉर्ब्ड नहीं हुआ है, तो इसका आंसर इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट टेक्स प्लेस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर जो होना चाहिए आपका, हाँ, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस होता कहाँ है? तो वो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए आंसर बी चला जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन से आपको पता चला कि कौन सा प्रोसेस है, फिर उस प्रोसेस कहाँ होता है उस बेसिस पर आंसर करना था। नाउ व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इज एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू। तो ये चीज़ रटने वाला है, ठीक है, इसको आप याद ही कर लो। और फर्स्ट टाइम मुझे भी ये याद करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है। तो ये टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जब टूटेगा तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा, जिससे आप ऐसा लॉजिकली देख सकते हो कि एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, तो तीनों फॉस्फेट ग्रुप लाइन से लगे हुए होते हैं। तो जब टर्मिनल निकलेगा तो वो इक्विवेलेंट टू 31.5 किलो जूल मोल एनर्जी रिलीज करेगा। इसके बारे में मैंने तो पहले भी पढ़ा है, बट इसमें अगर सेकेंड वाला से निकलेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, और लेकिन जो टर्मिनल निकलेगा उसमें 31.5 है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ध्यान रख लेना, 31.5। तो ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है, मतलब थोड़ा सा ये ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं जो एनसीईआरटी से आउट ऑफ हैं। इन विच ऑफ द पार्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया यूरिक एसिड्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। किस पार्ट से तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है? किडनी, माउथ, ये फेरिंग्स। माउथ तो हो नहीं सकता, फेरिंग्स हो नहीं सकता है। एनएस से डेफिकेशन होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है और वहीं से यूरिया यूरिक एसिड रिमूव्ड होता है। तो आंसर ए, दैट इज़ द किडनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सिंगैमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर दैट इज आउटसाइड द बॉडी। किस ऑर्गेनिज्म में सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी का मतलब ही है फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका फ्रॉग है एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और तुम्हारा एक फिशेज हो जाएगा। ह्यूमन बींग के अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कैट्स डॉग्स में भी इंटरनल ही होता है, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगोज विच प्रोसेस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जायगोट जो है उसमें क्या प्रोसेस होगा? सेल डिवीज़न होता है या सेल डिफरेंशिएशन या बोथ? तो इसका आंसर जो है सेल डिवीज़न प्लस सेल डिफरेंशिएशन दोनों होगा, ये एनसीईआरटी में है। तो ये अच्छा लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान सेल डिवीज़न प्लस सेल डिफरेंशिएशन, पहले सेल डिवाइड करेगा फिर सेल डिफरेंशिएट करेगा, बट दोनों होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 इन द ओविपरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो भी ओविपरस एनिमल्स है जैसे कि तुम्हारे रेप्टाइल्स हो गए और बर्ड्स हो गए, फर्टिलाइज एग इज कवर्ड बाय विच शेल। तो फर्टिलाइज एग कैसे, कौन सा शेल से कवर्ड होता है? दैट लेड सेफ प्लेस इन एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट मतलब वही है कि सेफ एग लेइंग कर पा रहा है। तो इसका आंसर है कैलकेरियस, ठीक है। कैलकेरियस है तो किस तरीके का शेल होता है? तो कैलकेरियस सेल होता है, जिसे लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच फेलोपियन ट्यूब। तो इसका 12 लगभग होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है।
12 मैंने एग्जैक्ट 12 एनसीईआरटी में लिखा है, तो आप 10 to 12 आप आंसर कर सकते हो। तो ये तुम्हारा 119 का आंसर जो आ जाएगा दैट इज़ 10 to 12। नेक्स्ट आपका 10 to 12 से, ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि इन विच ऑफ द ह्यूमन बीइंग द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। अगर टेस्टीज आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी प्रेजेंट है विद इन अ पाउच, जो इस पाउच में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉटम। ये जस्ट एनसीईआरटी का लाइन है, डिट्टो यही लाइन ऐसे लिखा हुआ है कि आउटसाइड द पाउच दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस, मतलब एक टाइम ही फ्लावरिंग हो रहा है इन द लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, जो लगभग 50 से 100 साल के बीच में एक बार होता है। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो ये मैंगो में तो ऐसा होता नहीं है, मैंगो में तो हर साल आम बनता है, बनाना में भी ऐसा नहीं है। बैम्बू इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल में तो बैम्बू होना चाहिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर सी है दैट इज़ द बैम्बू। तो यस इट्स करेक्ट आंसर। बैनियान, ये सब सारे सीजन मतलब ये सब एनुअली होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें तुम्हारा बैम्बू में स्पेसिफिकली 50 ईयर्स से 100 ईयर्स लगता है तुम्हारा फ्लावरिंग, फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग करने में, और एक ही बार फ्लावरिंग करता फिर डाई कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो डिफ़र कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मेल और फीमेल? जैसे यहाँ पे है स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा एंथेसिस। एंथेसिस भी इसमें विच ऑफ द प्रोसेस डिफर्स टू द प्रोसेस? अच्छा, मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना दैट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। बाकी स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर का बनना होगा। एंथेसिस का मतलब होता है फर्स्ट टाइम फ्लावर जब ओपन करता है, फ्लावर बड जब फूल मतलब वही कली से जब फूल खिलता है तो उसको हम एंथेसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो इसका आंसर गेमेटोजेनेसिस हो जाएगा और बेस्ट आंसर वही है आपका। In the majority of the sexually reproducing organism, the gametes produced are of 2 morphologically distinct heterogametes। वही है कि अगर बहुत सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, और इसमें मेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है? एंथर कहलाता है या फिर ओवम। ओवम हो गया तो वो तो होना नहीं चाहिए क्योंकि फीमेल है, एग भी नहीं होना चाहिए। अब आपका एंथरोजॉइड्स और एंथर है, तो एंथर तुम्हारा ऑर्गेन है ना कि तुम्हारा गैमेट्स है। एंथरोजॉइड ही एक मेल गैमेट है। बाय विच डिवीज़न अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स? कौन से डिवीज़न से हैप्लॉइड पेरेंट जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा? तो हैप्लॉइड वाले माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू ये काम करेंगे। मियोटिक डिवीज़न तो डिप्लॉइड वाले कर सकते हैं, हैप्लॉइड वाले मियोटिक नहीं करेंगे। और पेरिफेरल डिवीज़न नाम का कोई चीज़ होता नहीं, होता भी होगा तो हमारे लेवल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, सॉरी इसका आंसर दिया हुआ है बाय विच डिवीज़न अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स। इसका आंसर सी दिया हुआ है मियोटिक, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर माइटोटिक ही होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज हैप्लॉइड पेरेंट्स ऑलरेडी वो एन है, तो वो मियोटिक डिवीज़न करेगा कैसे? वो माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू ही प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें ऑप्शंस गलत भी हैं तो इसे ध्यान देना होगा। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स है, हनी बीज एंड इवन सम लिजार्ड्स, टर्की, जिसमें फीमेल गैमेट्स जो है अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, ये एनसीईआरटी का जस्ट डिट्टो लाइन है और लाइन से ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो जब 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन, उससे ये क्वेश्चन है कि जहाँ पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस जो है उसमें ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, प्लाज्मोगैमिक, कैरियोगैमिक, पार्थेनोजेनेसिस, तो सी हो जाएगा प्लाज्मोगैमिक, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक कर लेते हैं, मतलब उनका डाइजेशन प्रोसेस बाहर हो जाता है बट फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन को सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है और ये फंगाई लोग करने का काम करते हैं। इसमें फंगाई ऑप्शन में है नहीं और फंगस का एग्जाम्पल दिया दैट इज़ मशरूम, तो फंगस ही करते हैं ऐसा काम। मतलब सोच लो ना कि अपना मुंह से एंजाइम वो बाहर निकाल के खाना में डाल देंगे, पहले खाना डाइजेस्ट होगा फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। सैप्रोजोइक। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट 27 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज़ डेफिनाइट शेप एंड फूड इज टेकन इनटू स्पेसिफिक स्पॉट। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का
और उसके पास एक डेफिनेट शेप होता है और फूड जो है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट में लिया जाता है। तो इसमें यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगर देखोगे तो एक ही आपका पैरामीशियम दिख रहा है, बाकी वायरस बैक्टीरिया जैसा रहे यूनिसेलुलर का एग्जांपल ही नहीं है। तो आंसर तो पैरामीशियम ही चला जाएगा, अब नो डाउट कोई इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख लेना कि इसका डेफिनेट शेप भी होता है। हाँ, चप्पल लाइक ऑर्गन है, ये चप्पल जैसा दिखता है, स्लिपर लाइक ऑर्गन बोलते हैं इसको। और इसमें फूड जो है स्पेसिफिक पॉइंट पे ही जाके स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स द फूड इज टेकन फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, मतलब फूड जो है माउथ से स्टमक किस पार्ट से आएगा। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ईसोफेगस का काम है जो क्या है, फूड पाइप है जो तुम्हारा माउथ से लेकर के स्टमक तक कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप के अंडर हम लीफ की क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, that green dots are observed these cell organelles called chloroplast which contains, तो वही है कि ग्रीन डॉट्स दिखेगा, वो ग्रीन डॉट्स जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के मतलब क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो आप नॉर्मली लॉजिकली आंसर कर सकते हो कि यहाँ लिपिड्स तो नहीं होना चाहिए, स्टार्च है, देन सिलिका है, डिपोजिशन इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा। तो देखो डायरेक्टली वो वन वर्ड में पूछ सकता था कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है, बट वो लंबा सा कहानी लिखा बस आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब क्वेश्चंस ही नहीं रीड करना, लेकिन आप जब पढ़ते पढ़ते आप पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, मतलब याद क्या, मतलब ध्यान में रख लो कि क्या पूछ रहा है। मतलब कुछ बातें ऐसे ही फैक्ट बेस्ड लिखा हो रहा है तो उससे आपको आंसर नहीं अपना ये करना। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेन पूछा गया है क्वेश्चन उस पर आंसर करके आपको ऑप्शंस मारना है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन सम एनिमल डिपेंडिंग ऑन, वही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ डिफर करता है किस बेसिस पे, तो वही है जो कार्निवोर्स होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो स्मॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर वही हार्बीवोर का देखा जाए तो लेंथ उनका बड़ा होता है। उन दोनों के पीछे का रीज़न बस यही है कि कार्निवोर्स जो होते हैं उनका फूड अलग होता है और हार्बीवोर्स का अलग होता है। तो फूड जिस के हिसाब से खाते हैं उस बेसिस पे उनका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग होता है। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो सेक्सुअली कौन सा ट्रांसमिट होता है, तो मलेरिया तो नहीं होता है भाई, मलेरिया तो मच्छर के थ्रू फैलता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिफिलिस हो सकता है, वही आंसर होना चाहिए। और डेंगू भी नहीं होगा, भी मच्छर फैलाता है, स्मॉल पॉक्स भी नहीं होगा। सिफिलिस इज़ द बेस्ट आंसर, आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर बताना मोस्ट कॉमन और प्रिवेलेंट। तो ये देखो कॉमन कोल्ड, ये वायरल डिजीज़ है, ये मेंडेलियन डिजीज़ नहीं। सिफिलिस ये तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये मेंडेलियन डिजीज़ नहीं है। एड्स भी तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कह सकते हो या फिर वायरल डिजीज़ कह सकते हो, बट हीमोफीलिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और बहुत तो ही कॉमन है, तो आंसर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कहते हो, तो हिस्टोन्स कहते हैं, तो ये याद रख लेना है, हिस्टोन्स प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। और जब पैकेजिंग होता है ना डीएनए का तो हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों का यूज़ होता है। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा ये कौन से डिजीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये तुम्हारा डिजीज़ निमोनिया को काउज करता है, क्योंकि नाम में ही निमोनिया आ गया, वैसे भी आप कर सकते हो। और हीमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा इसका पैथोजन है, ये भी आप ध्यान रख लेना। मेरे ही चैनल पे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे जिसमें डिजीज़ ऑलरेडी आपका डिस्कस्ड है, आप एक एक मिनट में बस बहुत सारे डिजीज़ को रिवाइज कर लेना। मेरे तो यही रहेगा कि आप ज़रूर से ज़रूर देखो और लाइक शेयर भी कर देना मेरे चैनल को। मेरा भी जस्ट चैनल स्टार्ट ही हुआ है तो थोड़ा सा हेल्प कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो, ताकि मेरे कंटेंट अगर आपको सही में हेल्पफुल लग रहे हो तो आप एज अ अप्रिसिएशन मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लस लाइक्स और शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, वही कि जो डीएनए को कट कर रहा है, ठीक है, फ्रैगमेंट्स में, तो वो फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किस टेक्निक से किया जाता है। तो देखो इंसान जब क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो आधा क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसका आंसर कुछ और बनेगा। वहाँ पे चल रहा था जिससे आधा हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे चल रहा था कि कुछ डीएनए का कट बात हो रहा है, बाकी बात में वो लास्ट में अपना
क्वेश्चन ही अच्छे से बदल दिया कि इस फ्रेगमेंट को सेपरेट करने का क्या टेक्निक है। तो अच्छा ये ज़रूरी है कि आप पूरा लाइन पढ़ो और जहाँ मेन क्वेश्चन है वो पढ़ो, बाकी आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ मिला जा सकता है। तो इसका 13 का जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है उसी के थ्रू सेपरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है विच एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। वही जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज भी हमको स्पीसीज दिख रहा है, उसके पीछे का कौन सा रीज़न है, क्या प्रोसेस है, तो वो है रिप्रोडक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होता है मोस्टली, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 37 में इन विच ऑफ द टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व, जिसमें फ्यूज़न भी हो रहा है प्लस दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सेक्सुअल का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि ए सेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट होता है, बर्डिंग भी ए सेक्सुअल का एग्जाम्पल है और फ्रेगमेंटेशन भी, तो आंसर ए चला जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर की इन विच ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इन टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। तो किसमें तुम्हारा जो है ऑर्गेनिज्म या पेरेंट सेल खुद डिवाइड कर जाता है माइटोसिस से, तो ये तुम्हारा माइकोटे, तो माइकोटे नहीं होगा, ठीक है, प्लांट्स भी नहीं होगा, एनिमल्स भी नहीं होगा, प्रोटिस्टा एंड मोनोरेंस हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा पेरेंट्स खुद डिवाइड करके टू पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। 39 नंबर देख लो, इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द एडवेंटिशियस बर्ड अराइज फ्रॉम नॉचेस प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीफ के मार्जिन से तुम प्रोड्यूस करता है, तो ब्रायोफिलम ही है, और ये बेस्ट आंसर है। आपको पता होगा नॉचेस ऑफ द लीव्स, अगर इसके पत्ते को बस तोड़ के लगा दो ज़मीन पे तो पेड़ उग जाएगा। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ साइकिल। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सर्टन एज तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है, मैच्योरिटी लाना पड़ता है बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज़ कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं, सेनेसेंट कहते हैं, या नन ऑफ द। तो ये जुवेनाइल फेज़ कहते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज़ को जुवेनाइल फेज़ ही कहा जाता है, जब तक आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ना हो, मतलब जिस तक स्टेज को, दैट इज़ द जुवेनाइल फेज़। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटीज रिफर्स टू एज अ। तो नंबर ऑफ बर्ड्स अगर हो रहा है तो उसे नेटैलिटी कहेंगे। मोटैलिटी मतलब किसी का मरना मोटैलिटी ऐसे रट लेना, बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नेटैलिटी मोटैलिटी में कौन बर्थ रेट डेथ रेट वाला, तो नेटैलिटी इज़ द बर्थ रेट और मोटैलिटी इज़ द डेथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक सोर्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के फॉर्म में ही लेते हैं, तो यही आपका बेस्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म। जो कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है उसको प्लांट्स में क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। वही एनिमल्स के फॉर्म में, प्लांट्स में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, और वही एनिमल्स होता है तो उसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसका फर्स्ट आंसर जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लो 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो वही आपका ये है कि एनर्जी को, मतलब आपको एनर्जी लेना है उसको तोड़ करके, तो क्या प्रोसेस, मतलब किससे एनर्जी तोड़ करके लेते हो, तो एटीपी से ही लेते हो, एडीपी से नहीं होगा, एनएडीपी नहीं होगा, एनएडीपीएच भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो यूज़ किया जाता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, तो इसका आंसर बी चला जाएगा, दैट इज़ द नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 46 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज कॉमनली इफेक्ट द टंग, लंग्स एंड हार्ट और लिवर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज कॉमनली अफेक्ट्स, अच्छा किससे तुम्हारा टंग, लंग्स, हार्ट और लीवर इफेक्ट होगा मोस्टली, तो लेमन ग्रास, टोबैको, तो खैनी खाने से ही होगा। तो ये इसमें देख लो, मस्टर्ड खाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेमन ग्रास भी नहीं, लेमन भी नहीं, तो इसका टोबैको ही है जिससे आपका टंग भी ख़राब होगा, आपका लंग्स भी इफेक्ट होगा, आपका हार्ट भी और प्लस आपका लिवर भी। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, बाय विच द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड। तो फाइन हेयर्स जो आपके नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं उसी से तुम्हारा फिल्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि नॉस्ट्रिल के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं। माउथ में तो जाके नहीं फिल्टर्ड होगा, फेरिंग्स में तुम्हारा तो ये भी नहीं है क्योंकि वो फिल्टर्ड होने के बाद जाता है, लैरिंग्स में भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है कि व्हाट इज़ द फ्लूइड मीडियम ऑफ द ब्लड इन विच ऑल सेल्स सस्पेंडेड। तो प्लाज्मा में आपका सस्पेंड करता है। आपको पता होगा कि ब्लड में तुम्हारा 55% प्लाज्मा होता है, बाकी के तुम्हारे ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ जाता है, तो ये सारे ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर ही डिजॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन द फिश हार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का। तो फिश जो होता है, जो
फिश को पीसीएस भी बोला जाता है, पाइसेस बोल सकते हो। तो उसमें 2 चैम्बर्ड हाथ होता है, दैट इज़ द। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड। फूड एब्जॉर्ब हो चुका है फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये लिम्फ से ऐसा होगा, क्योंकि फ़ैट का पूछ रहा है ना कि एब्जॉर्ब फैट जाता कहाँ है, तो लिम्फ में जाता है वहीं एब्जॉर्ब होने के लिए। बाकी हम लोग का जितने भी अदर हैं सारे प्रोटीन, ये सब सारे, वो सारा आपका किसके फॉर्म में हो जाता है, मतलब जितने भी प्रोटीन डाइजेस्ट होता है या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स, वो डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जाता है, ब्लड में डायरेक्टली अब चला जाता है एसिमिलेशन के लिए। बाकी तुम्हारा फैट्स जो है वो तुम्हारा तो फैट्स जो है वो तुम्हारा उसके थ्रू होता है, ठीक है। एंड ये भी लेक्चर बहुत ज़्यादा आपको बड़ा नहीं मिलेगा। और अब आप अपनी क्वेरीज़ भी बता सकते हो कि क्या आपके मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर कुछ क्वेरीज़ होना, अगर है आपके पास कोई क्वेरीज़, तो अपने क्वेरीज़ को डिस्कस कर सकते हो और कमेंट्स में आप अपने बता सकते हो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चाहिए अभी नेक्स्ट। मैंने तो बस इतना सोचा था कि मैं बीच में एनसीईआरटी सीरीज़ भी, मतलब मेरे तो चैनल पे ऑडियो बुक के फॉर्म में आपको पूरा एनसीईआरटी मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स नहीं हैं, तो मैंने सोचा था कि वो मैं स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ऑडियो बुक में थोड़ा सा फास्टली रीडिंग हो जाता है, तो वो भी सही है। और मैंने ये भी सोचा है कि पीपीटी के फॉर्म में भी आपको मैं रीड करूँगी आपके साथ, मतलब आपके लिए। तो आप कमेंट्स में अपना बता देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और लाइक से और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।